वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की मूवी दोस्तों एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसके पीछे एक शैतान पड़ गया है, बहुत खतरनाक। एक एक करके वो उसके परिवार को खत्म करने में लगा हुआ है। अब वो किस तरह अपने परिवार को बचाएगा, आइए देखते हैं इस मजेदार मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मंदिर के अंदर श्याम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अंदर से बहुत ज्यादा दुखी लग रहा है। असल में उसकी जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही है, इसीलिए टेंशन के मारे तो भगवान को भी कोसने लग जाता है कि क्या कर रहे हैं भगवान, इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी आप मेरी तरफ देख नहीं रहे। और भगवान को कोसते कोसते श्याम की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उदास होता है, बहुत रोता है वो। फिर भी अचानक से वहाँ पर मंदिर के पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी उसको देखकर बड़े हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया। तो जब पूछा जाता है उससे तो वो भी बता देता है कि भाई मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही है। श्याम की बातें सुनने के बाद पंडित जी को उसकी हालत पर बड़ा तरस आता है, क्योंकि वो श्याम की मजबूरी को अच्छे से समझ जाते हैं। आखिर में दोस्तों पंडित जी इस मामले में श्याम की मदद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि पंडित जी अच्छे हैं दिल के। तो श्याम को भी थोड़ी उम्मीद आती है, खुश हो जाता है वो। तब पंडित जी श्याम को एक ऐसी मूर्ति के बारे में बताते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच रखी हुई है। पंडित जी कहते हैं देखो, अगर तुम मूर्ति से कुछ भी मांगोगे तो वो मूर्ति तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेगी। और बस श्याम को ये सुनने की देरी थी, वो उस मूर्ति की खोज में जंगल की तरफ जाने लग जाता है। कुछ देर सफर करने के बाद आखिर पहुंच जाता है जंगल में। वो बहुत कोशिश करता है मूर्ति को ढूंढने की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी श्याम को मूर्ति कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो फिर से परेशान हो जाता है कि यार क्या करूं। तो आखिर में वो थक हार कर एक जगह पे बैठ जाता है कि देखते हैं अब आगे क्या करूं। और जब वो जंगल में बैठा होता है ना, उसी समय अचानक से उसकी नजर अपने पास रखी हुई एक मूर्ति पे पड़ती है। उसके पास ही में होती है वो बड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि दिखने में ना बहुत ही अजीबोगरीब लग रही है। लेकिन इसके बावजूद उसका इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। तो पंडित जी के कहे मुताबिक वो उस मूर्ति के पास जाकर उसे अपनी परेशानी के बारे में सारी चीजें बताने लग जाता है और मदद मांगते हुए कहता है कि हे मूर्ति, क्या आप मुझे एक कटोरी चावल दे सकते हैं। तो दोस्तों वो मूर्ति उसके कहने पर एक कटोरी चावल दे देती है। श्याम बड़ा खुश, और आखिर में श्याम खुशी खुशी वो चावल लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन हाँ, इस बारे में कानो कान खबर किसी को नहीं होती। जिसके बाद ऐसे ही श्याम उस मूर्ति की मदद से अपनी सारी जरूरतें पूरी करने लगता। धीरे धीरे उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती। पर समय के साथ साथ श्याम के मन में उस मूर्ति को लेकर काफी लालच आ जाता है, क्योंकि अब वो उस मूर्ति के जरिए बहुत ही बड़ा इंसान बनना चाहता है दोस्तों। इसीलिए वो क्या करता है पता है, अपने लिए बहुत सारा सोना मांगता है। तो मूर्ति भी श्याम की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बदले में मूर्ति उससे एक बच्चे की बलि मांगती है। श्याम बड़ा हैरान, क्योंकि दोस्तों बच्चा श्याम का ही होना चाहिए। अब कोई बाप चाहकर भी अपने होने वाले बच्चे की बलि तो नहीं दे सकता। वो भी सोच में पड़ जाता है, आखिर क्या करूं मैं। तो इस बारे में बात करने के लिए वो पंडित जी के पास जाता है, वही पंडित जी जिन्होंने उसे मूर्ति के बारे में बताया था। अब यहाँ पर पंडित जी श्याम को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको सुनने के बाद उसका पूरा दिमाग हिल जाता है। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि वो मूर्ति कोई मामूली मूर्ति नहीं, एक शैतानी मूर्ति है। और जो कोई भी उस मूर्ति के जाल में फंस जाता है ना, वो मूर्ति उस इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। ये भी बात है। तो पंडित जी की ये बातें सुनने के बाद श्याम ठान लेता है कि ठीक है, अब से मैं कभी भी मूर्ति के पास नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो कभी भी उस मूर्ति की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता दोस्तों। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम अर्जुन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर कुछ अपना काम कर रहा होता है। और तभी राजू नाम का एक आदमी अर्जुन से मिलने उसके घर पर आता है। एक्चुअली हुआ ये था, अर्जुन ने काफी समय पहले राजू से कुछ पैसे उधार लिए थे, और इतने दिन होने के बाद भी अर्जुन ने राजू का पैसा वापस नहीं किया। तो इसी वजह से राजू अर्जुन के घर पर अपना पैसे लेने के लिए आ गया है। अब वो पैसे लेने के लिए तो आ गया, लेकिन अभी भी अर्जुन के पास उसको देने के लिए पैसे है ही नहीं। अर्जुन तो बस इतना कहता है मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं लौटा दूंगा जल्दी। और फिर अर्जुन के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद राजू मान जाता है, उसको 2 दिन का टाइम देने को तैयार हो जाता है। अब जब ये सारी बात राजू की पत्नी माया को पता चलती है कि उस अर्जुन ने अभी भी पैसे नहीं दिए, तो वो राजू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि दोस्तों माया ने पहले ही राजू को मना किया था अर्जुन को पैसे देने के लिए। साथ ही वो गुस्से में राजू के ऊपर बहुत चिल्लाती भी है। हालांकि राजू भी अपनी पत्नी माया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो दे देगा 2 दिन में, लेकिन उसकी पत्नी को तो अभी पैसे चाहिए कैसे भी करके। अब इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है, और आखिर में निराश होकर वो अपने कमरे में चले जाती है। दूसरी तरफ हमें अर्जुन के परिवार को दिखाया जाता है। अर्जुन अपनी पत्नी नेहा और अपनी साली सीमा के साथ रहता है दोस्तों। तो रात के समय की बात है, जब सीमा अपने कमरे में आराम कर रही होती है, अचानक से कोई बुरी शक्ति माया के करीब आ जाती है और धीरे धीरे माया के और करीब जाती है। बस माया को मन ही मन बहुत अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है उस चीज से। तो जैसे ही वो बुरी शक्ति सीमा के ऊपर हमला करने वाली होती है, इतने में एकदम से सीमा की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं और वो शक्ति वहां से गायब। फिर वो अपने कमरे में चारों तरफ अच्छे से
तलाशी करने लगती है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जरूर कमरे में कोई तो है। मगर काफी तलाशी करने के बाद भी कमरे में कोई आदमी दिखाई नहीं देता, तो उसको लगता है शायद मेरा कोई वहम होगा, इसलिए वो दोबारा से अपने बेड पर आकर सो जाती है। अब दोस्तों आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि वो बुरी शक्ति थी कौन, तो बस इंतजार कीजिए। अगली सुबह अर्जुन को देखते हैं जो कि अकेले में बैठकर कुछ अपना जरूरी काम कर रहा होता है। तभी उसको आता है एक आदमी का कॉल। तो कॉल पर वो आदमी अर्जुन से कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनकर अर्जुन की हालत खराब, हैरान बिल्कुल। एक्चुअली क्या था, अर्जुन के दादाजी की तबीयत काफी दिनों से बहुत ही खराब चल रही थी, जिस कारण वो बस कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। इसी वजह से अर्जुन को थोड़ा सदमा लगा। उसको लगा था मेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अब वो कुछ दिनों के मेहमान बचे हुए हैं। ये सब कुछ जानने के बाद अर्जुन को भी दादाजी के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। अब वो सोचता है कि यार ये आखिरी टाइम है दादाजी का, क्यों ना उनसे मिलने के लिए गांव चले जाऊं। तो वो अपने पूरे परिवार के साथ गांव जाने का फैसला करता है। वहीं अर्जुन इस बारे में नेहा को भी जाकर सारी चीजें बता देता है, तो नेहा भी तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। साथ ही वो सभी लोग जल्दी से गाँव जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अर्जुन की असलियत पता चलती है दोस्तों। अर्जुन ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लालच की वजह से कर रहा है, क्योंकि अर्जुन ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि दादाजी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो बस कैसे भी करके वो मेरे नाम हो जाए, ये उसकी सोच है दोस्तों। अब यहाँ तक कि इस काम में उसकी पत्नी भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि अर्जुन कितना गिरा हुआ आदमी है। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये लालच उसका क्या हाल करने वाला है। कुछ टाइम के बाद अर्जुन अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गांव की तरफ जाने लग जाता है, जहां दोस्तों अर्जुन के घर के बाहर जाते ही उसके घर पर राजू आ जाता है। वो तो आ रखा था अपने पैसों को लेने के लिए, लेकिन उधर अर्जुन के घर को बंद देखकर वो शॉक हो जाता है कि ये लोग गए कहाँ। फिर वो पड़ोसियों से अर्जुन के बारे में पूछताछ करता है, कहाँ गए ये लोग। तो उसके पड़ोसी अर्जुन के बारे में सारी चीजें बता देते हैं, और फिर राजू भी अपने घर वापस आ जाता है कि चलो देखता हूँ कब तक ऐसे छुपता रहेगा ये। दूसरी तरफ हम अर्जुन, नेहा और सीमा को देखते हैं। काफी देर का सफर करने के बाद आखिरकार ये लोग अपने गाँव पहुँच जाते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि नेहा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत दर्द होता है। अब अर्जुन को बड़ी चिंता होती है कि अचानक से क्या हो गया इसको। तो वो जाकर पहले तो नेहा को संभालने लग जाता है, और तब नेहा उसको कहती है कि अरे पता है तुम्हें, मैं बहुत ही जल्दी माँ बनने वाली हूँ। हाँ, ये सुनकर दोनों बड़े खुश, क्योंकि यार किसी भी इंसान के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों अर्जुन, नेहा और सीमा साथ में जाते हैं दादाजी से मिलने के लिए। लेकिन अर्जुन वहाँ अपने दादाजी की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके दादाजी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मतलब उसने फोन पे तो सुना था कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि बस आज रात खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि उनको बातचीत करने में भी बड़ा दिक्कत हो रही है। अब वैसे भले ही अर्जुन वहाँ पैसों के लिए आया, लेकिन थोड़े बहुत इमोशन तो होते ही आदमी के जुड़े हुए, तो उसको थोड़ी निराशा तो होती है। इसलिए वो सोचता है कि इन आखिरी के दिनों में या आखिरी के समय में मैं बिल्कुल दादाजी की सेवा करूंगा। और जब ये तीनों अर्जुन, सीमा और नेहा अपने दादाजी से बात कर रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है कि अर्जुन के दादाजी नेहा के पेट की तरफ बड़े अजीब तरीके से घूरते हैं। नेहा भी अंदर से बड़ी हैरान होती है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद ऐसे ही देख रहे होंगे। इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। और फिर वहीं दोस्तों अर्जुन की मुलाकात मोहन नाम के आदमी से भी होती है, जो कि अर्जुन की वो प्रॉपर्टी हासिल करने में उसकी मदद करने वाला है। दोनों प्रॉपर्टी के बारे में काफी बातें करते हैं। कुछ देर के बाद वो मोहन वहाँ से चला जाता है। अब अर्जुन अपने पूरे परिवार के साथ अपने दादाजी के घर पर खुशी खुशी रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों उस घर में हर जगह काफी धूल मिट्टी लगी होती है। लगता है काफी टाइम से घर साफ नहीं हुआ है। तो अर्जुन, सीमा और नेहा साथ में मिलकर पूरे घर की अच्छे से सफाई करने में लगे होते हैं और काफी मेहनत करते हैं। आखिर में पूरा घर साफ हो जाता है, तब जाके सब बहुत बढ़िया दिखता है। ऐसे ही दोस्तों रात के समय की बात है। हम कमरे के अंदर अर्जुन और नेहा को देखते हैं, जो कि अकेले में बैठकर आपस में अपनी बातें कर रहे हैं। होने वाले बच्चे के लिए दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये पल उनकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होने वाला है। तभी अचानक से क्या होता है, अर्जुन को अपने कमरे के बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है। पहले तो वह हैरान होता है कि ये क्या आवाज है, कैसी आ रही है। और जब वो सच्चाई का पता लगाने के लिए उस आवाज की तरफ जाता है ना, तो वहाँ अर्जुन को कोई भी बाहर खड़ा दिखाई नहीं देता। वो फिर से टेंशन में कि जब कोई नहीं है तो आवाज आ कहाँ से रही है। लेकिन फिर वो खुद में ये सोचता है कि क्या पता मेरा वहम रहा होगा, और आखिर में वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह की बात है दोस्तों। हम नेहा को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार होकर दादाजी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आती है। और यहाँ पर वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी सारी चीजें दादाजी को बता देती है। लेकिन इसके बाद भी नेहा की बातों का दादाजी के ऊपर कोई असर नहीं होता। मतलब वो उस तरह के रिएक्शन नहीं देते कुछ, बस अभी भी बार बार नेहा को घूर कर देख रहे होते हैं। तो अब थोड़ा नेहा को घबराहट होती है कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। हालांकि घबराहट के मारे वो जल्दी जल्दी दादाजी का आशीर्वाद लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम सीमा को देखते हैं, जो कि गांव में बिल्कुल अकेली घूम रही होती है। और अचानक से सीमा के सामने गोपाल नाम का आदमी आ जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज क्लियर होती है कि गोपाल सीमा से बहुत ही प्यार करता है दोस्तों। पर ये हुआ कब, कैसे? ये काफी टाइम से सीमा के पीछे लगा हुआ है, लेकिन सीमा को गोपाल के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
जिस कारण वो जैसे गोपाल को देखती है तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि समझ नहीं आ रहा क्या। मतलब ये बात तो खुद में बोलती है कि इस आदमी को समझ नहीं आ रहा क्या, जब मैं इसको भाव नहीं दे रही तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो कह भी देती है कि मुझसे दूर चले जाओ, और इतना सुनाने के बाद सीमा चले जाती है तो गोपाल को बहुत दुख होता है अंदर से कि यार रिजेक्शन मिल गया मुझे। रात के समय दोस्तों हम अर्जुन, सीमा और नेहा को देखते हैं जो घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और अचानक क्या होता है, अर्जुन के मन में अपने दादाजी का आता है ख्याल, क्योंकि उसके दादाजी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो दादाजी को खिलाने के लिए कमरे में जाता है, बहुत कोशिश करता है खाना खिलाने की, लेकिन नहीं, उसके दादाजी खाने का नाम ही नहीं लेते। अर्जुन भी निराश हो जाता है कि खाओगे नहीं तो जल्दी मर जाओगे। और यहाँ से अर्जुन को पुराने दिनों की याद आती है, जब कभी बचपन में वो साथ रहे होंगे उस समय की याद। और यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन के बचपन में ही उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तब से उसके दादाजी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। कभी भी किसी चीज की कमी उसको महसूस नहीं होने दी दोस्तों उन्होंने। लेकिन अर्जुन ने ये कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसके दादाजी की हालत ऐसी हो जाएगी, इसीलिए वो दुख में बहुत रोता है। इसी बीच हम राजू की वाइफ माया को देखते हैं जो कि अंदर से बहुत ही परेशान लग रही है। उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, क्योंकि उसको वो पैसे वापस चाहिए जो अर्जुन के पास है इन लोगों के। तो वो जानबूझकर राजू से कहती है कि जल्दी कैसे भी करके उस अर्जुन से पैसे लेकर आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब पहले तो राजू अपनी बीवी की बात मानने से मना कर देता है कि अरे दे देगा ना, वो पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, उनके घर पे ताला है अभी। लेकिन माया के काफी बोलने के बाद, काफी चिल्लाने के बाद राजू को ना चाहते हुए भी अपनी बीवी की बात माननी पड़ती है और आखिर में पैसे लेने के लिए अर्जुन के गांव जाने का फैसला करना पड़ता है उसको। जिसके बाद रात के समय हम सीमा को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन फिर से उसको अजीबोगरीब आवाज आती है दोस्तों। अब वो ये पता लगाने की आवाज किसकी है, कमरे के बाहर जाती है। पहले तो वो चारों तरफ देखती है, तब उसको अपने सामने अंधेरे में एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। उसकी बिल्कुल हालत खराब, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ हॉरर सीन नहीं देखा था और डर के मारे वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है कि सुबह देखा जाएगा जो होगा। लेकिन नींद किसको आएगी, अभी भी उसके दिमाग में वो परछाई का ख्याल चल रहा होता है। उसे ये समझ नहीं आता वो आदमी है कौन, या जो भी है वो मेल फीमेल जो भी है, यही सोचकर उसकी जान जा रही होती है। अगली सुबह दोस्तों सीमा इस बारे में पहले तो नेहा को सब बता देती है, तो नेहा भी बड़ी हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है, कौन होगा वो। फिर वो इस बारे में बात करने के लिए अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जरूर ये सब उसका वहम होगा और कुछ नहीं। वैसे भी अक्सर गांव में रात के समय काफी लोग घूमते फिरते रहते हैं, जिस पर नेहा को भी अर्जुन की बातों पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है और इसीलिए नेहा इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं दोस्तों अर्जुन भी नेहा से कुछ देर बात करने के बाद अपने जरूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं नेहा को कुछ टाइम के बाद अकेले, जो किचन में खाना बना रही होती है। तो उसी समय वहाँ पर अचानक से विकास नाम का एक आदमी आता है। एकदम से उसको देखकर पहले तो घबरा जाती है। असल में ये विकास कोई नॉर्मल आदमी नहीं, पुलिस ऑफिसर है और वो अर्जुन से कुछ जरूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो अर्जुन तो नहीं है फिलहाल, इसलिए वो नेहा से अर्जुन के बारे में पूछने लगता है। तो नेहा भी विकास को अर्जुन के बारे में बता रही होती है कि ऐसा ऐसा भाई पति है मेरा। लेकिन इसी बीच वो विकास ना, मतलब ये पुलिस ऑफिसर, नेहा को अपनी गंदी नजरों से घूरता है और गंदे गंदे इशारे भी करता है, यानी कि एक नंबर का ठरकी आदमी है और बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। नेहा को भी उसके ये इरादे पता चल जाते हैं कि ये तो बहुत ही नीच आदमी है। तो वो जानबूझकर विकास को किसी बहाने से घर के बाहर भेज देती है कि अगले दिन आना भी, मेरे पति घर पे नहीं है। इस वजह से विकास चाहकर भी नेहा के साथ कुछ कर नहीं पाता। इसी बीच हम सीमा को भी देखते हैं जो कि अभी भी उस परछाई के बारे में सोच रही है कि कौन थी वो, क्या था वो। तभी उसी समय एकदम से गोपाल उधर आ जाता है। पहले तो वो सीमा को ऐसे परेशान बैठा देखकर शॉक हो जाता है कि इसको क्या हो गया। पूछता है कि क्या दिक्कत है। फिर वो बताती है पिछली रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब ये सुनने के बाद गोपाल सीमा को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि पिछली रात गोपाल सीमा के घर पर उसे प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। लेकिन जैसे गोपाल सीमा के पास जाने वाला होता, तभी गोपाल को सीमा के पीछे किसी आत्मा की परछाई दिखाई देती और ये देखते गोपाल अंदर से बहुत डर गया था उस समय। इसी वजह से वो बिना प्रपोज किए चला जाता है वहाँ से। लेकिन अब जब गोपाल ने ये कहा कि मैंने एक आत्मा को देखा तुम्हारे पीछे, ये सुनने के बाद तो सीमा और भी ज्यादा डर जाती है। पहले तो उसको गोपाल की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है झूठ बोल रहा होगा। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में दोस्तों ये चीज तो बैठ जाती है कि आत्मा तो है घर में पक्का। दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं जो कि पूरे गांव में मोहन की तलाश कर रहा है और ये जानबूझ के मोहन को ढूंढ रहा है ताकि उसके जरिए अपने दादाजी की प्रॉपर्टी को कब्जे में कर पाए। वो गांव वालों से भी मोहन के बारे में पहले पूछताछ करने लगता है, पर काफी पूछताछ करने के बाद भी मोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वो थक हार कर अपने गाँव वापस आ जाता है। अब रात के समय दोस्तों अर्जुन अपनी पत्नी के साथ कमरे में होता है, मतलब सो रहा होता है। उसी समय उसको फिर से अपने सपने में कुछ अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद उसकी बेचैनी शुरू। वो मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लग जाता है, पर तभी नेहा सुन लेती है कि इसको हो क्या गया, क्या बोल रहा है ये सुनते ही वो अर्जुन की तरफ देखने लगती है। वहाँ पर नेहा को तो ये लगता है कि जरूर अर्जुन ने कोई बुरा सपना देखा होगा, क्योंकि सपने में अक्सर आदमी ऐसी हरकतें कर देता है। तो इस बात पर वो इतना ध्यान नहीं देती फिलहाल तो। जिसके बाद घर में हम नेहा को देखते हैं और रात के समय नेहा का गला काफी जोर से दुख रहा होता है, तो वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है। और जब नेहा पानी पीकर अपने कमरे की तरफ वापस जा रही होती है ना,
तभी नेहा को अपने सामने एक आदमी की परछाई दिखाई देती है, जिस पर नेहा भी धीरे धीरे उस परछाई का पीछा करने लगती है। और जैसे ही नेहा उस परछाई के पास जाती है, वो परछाई एकदम से गायब दोस्तों। वो बिल्कुल शॉक में, ये कहाँ गई। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी नेहा इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो लोगों को यानी कि परिवार के बाकी लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी। और आखिर में दोबारा से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं राजू को, और काफी देर के सफर करने के बाद आखिरकार वो अर्जुन के गाँव में पहुंच जाता है। उसको चाहिए कैसे भी करके पैसे, वरना उसकी बीवी तो उसकी जान ले लेगी। हालांकि राजू ने अभी तक अपनी बीवी को ये नहीं बताया कि मैं उसके गाँव आ चुका हूँ, अर्जुन के गाँव। अब जाकर वो उसको कॉल करता है, तब जाकर वो माया को सारी चीजें बताने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है, राजू का फोन गलती से पानी में गिर जाता है, और पानी में गिरने के बाद उसका फोन खराब। वो और परेशान, अब माया से बात भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों शाम के समय हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि दोबारा से गांव के लोगों से उसी मोहन के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता मोहन का। फिर रात के समय हम सीमा को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में फिर सो रही है, और इस बार भी कमरे में किसी आदमी के आने की आवाज उसको आती है। तो जैसे ही सीमा अपनी आंखें खोलकर देखती है, उसे अपने बेड पर अर्जुन सोया हुआ दिखाई देता है, और साथ ही अर्जुन सीमा को बहुत गंदी तरीके से घूर रहा होता है। वो तो एकदम से घबरा जाती है कि ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है। वो कहती जाओ यहाँ से, और सीमा के कहने पर वो चुपचाप उठकर कमरे से जाने भी लग जाता है। सीमा को तो बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि ये मेरे कमरे में आया तो आया क्यों, पर खैर इस बात को वो ज्यादा अभी खुलासा नहीं करती। अगली सुबह हम गोपाल को देखते हैं, जो कि रास्ते के बीचों बीच बैठकर फोन में गेम खेल रहा होता है, और अचानक से वहाँ पर आता है विकास, और उसको रास्ते के बीच में गेम खेलता हुआ देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है कि इस तरह बीच में बैठकर तो एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। वो काफी समझाता है गोपाल को, हालांकि गोपाल तो उसकी बात मानने से बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन जैसे ही गोपाल को विकास की असलियत के बारे में पता चलता है ना, तो गोपाल भी अंदर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और आखिर में उसकी बात मानकर हो जाता है साइड। इसके अलावा गोपाल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। जिसके बाद दोस्तों शाम के समय में अर्जुन अपने घर में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है, और इतने में वहाँ पर एकदम से गोपाल आ जाता है। अर्जुन भी गोपाल को देखकर हैरान। अब दोस्तों गोपाल तो यहाँ पे अर्जुन से कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए आया हुआ है, मतलब जो भी घटनाएं हो रही है उनके बारे में। लेकिन वहाँ गोपाल को देखने के बाद अर्जुन को ये गलतफहमी हो जाती है कि जरूर गोपाल का सीमा के साथ कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि आज से पहले अर्जुन ने काफी बार इन दोनों को आपस में बातें करते हुए देखा हुआ है। और इसी गलतफहमी के कारण अर्जुन गोपाल और सीमा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में अर्जुन तो सीमा को थप्पड़ भी मार देता है। बेचारी सीमा भी बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ तक कि नेहा और गोपाल भी ये सब देखकर बड़े शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक किसी ने भी अर्जुन का इस तरह से रूप नहीं देखा था। और तब गोपाल अर्जुन को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं सीमा से मिलने नहीं, बल्कि आपसे कुछ बात करने के लिए आया था, और आपको सीमा के ऊपर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जहां उसकी बातें सुनने के बाद अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब दोस्तों भले ही अनजाने में सही, लेकिन अर्जुन ने सीमा पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो खुद में ही ज्यादा दुखी हो जाता है, और गुस्से में मतलब दुख में बाहर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद हम उसको देखते हैं, जो अभी भी परेशान है, और उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद है। क्योंकि अर्जुन को ये लगता है कि मुझे हो क्या गया है, मैं इस तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ अचानक से, मतलब हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसको गाँव के पंडित जी वहाँ नजर आ जाते हैं, जो कि काफी समय से गांव में ही रह रहे हैं, जहां अर्जुन भी पंडित जी के साथ बैठकर काफी बातें करने लगता है। और बातों ही बातों में अर्जुन उस पंडित जी से अपने माँ बाप के बारे में पूछता है। तो जो चीजें पंडित जी बताते हैं ना, अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन के पापा को किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन की माँ ने मारा था, और उस घटना के बाद अर्जुन की मॉम एकदम से कहीं गायब हो गई। ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन को तो विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि ये पंडित फेंक रहा है। वो बड़ा कंफ्यूज है कि मैं इस पंडित की बातों पर विश्वास करूं कि ना करूं। फिर हम रात के समय सीमा को देखते हैं, वो अपने कमरे में सो रही होती है, और अचानक से सीमा को कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है दोबारा से। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखती तो सामने एक बहुत ही डरावना साया दिखाई देता है। वो डर जाती बुरी तरह, और डर के मारे फिर जोरों से चिल्लाने भी लगती है। उसकी आवाज सुनकर नेहा भी हैरान होती है कि हो क्या गया। और जब नेहा इस बात का पता लगाने के लिए जल्दी से सीमा के कमरे में आती है ना, तो वो कुछ ऐसा देखती है जिससे एकदम से शॉक में चली जाती है। असल में दोस्तों वो साया कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन है। और यहाँ तक कि अर्जुन उन दोनों के सामने काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि किसी ने भी आज से पहले अर्जुन को इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों जब तक नेहा अर्जुन से कुछ बोल पाती, उससे पहले ही अर्जुन चुपचाप घर के बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लग जाता है। अब इस पर नेहा और सीमा भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे पीछे जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन अचानक से जंगल में कहीं गायब हो जाता है। दोस्तों ये देखने के बाद इन दोनों को शौक होता है कि ये हो क्या रहा है, ये चमत्कार है कि क्या है, ये कौन सी शक्ति है, ये अर्जुन गया तो गया, कहाँ गया। फिर वो पूरे जंगल में अर्जुन को ढूंढने लग जाते हैं, और तब ढूंढते समय नेहा की नजर जंगल में पड़ जाती है अर्जुन पे, जो कि जंगल में बैठकर जानवर का मांस खा रहा है। दोस्तों इन दोनों की हालत और खराब कि ये तो राक्षस बन गया।
और फिर वो डर के मारे जल्दी जल्दी घर आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे तो ये प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन के अंदर किसी की आत्मा या कोई भूत वगैरह घुस गया है, पर जब नेहा अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे अर्जुन खड़ा दिखाई देता है और इस समय अर्जुन बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों। सीमा और नेहा भी उसको देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि तुम घर के अंदर कब आए, क्योंकि अर्जुन तो जंगल में मांस खा रहा था ना। यही सोचकर दोनों की जान जा रही होती है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उसी समय अर्जुन भी दोस्तों इन दोनों को इस तरह बिहेव करता देखकर हैरान होता है कि मुझे इस तरह क्या देख रही हो, मैं भूत हूँ क्या हो गया। फिर नेहा उसको सारी सच्चाई बताती है कि तुम्हारे जैसे किसी आदमी को हमने जंगल में मांस खाते हुए देखा। अब पहले तो अर्जुन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अर्जुन को इन सारी चीजों पर यकीन नहीं है दोस्तों। लेकिन उसी समय उन तीनों को अपने घर में एक बहुत बड़ा शैतानी साया दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद तो अर्जुन के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको अब जाकर उन बातों पर यकीन हो जाता है और इससे एक चीज तो क्लियर है, अर्जुन के घर में जरूर कोई आत्मा का प्रकोप है जो उनको परेशान कर रही है। फिर ये तीनों उस आत्मा से छुटकारा पाने का इलाज ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच हम राजू को देखते हैं और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार राजू का फोन ठीक हो जाता है दोस्तों। ये देखकर वो खुश, क्योंकि अब आखिरकार राजू अपनी बीवी से कॉल पे बात कर पाएगा। कॉल पे राजू से बताता है कि मैं तो यहाँ अर्जुन के गांव आ गया हूँ पैसे लेने के लिए। इस तरह वो ढेर सारी उससे बातें करता है। लेकिन उधर बातों ही बातों में माया राजू को कुछ ऐसा बताती है जिसको सुनने के बाद तो राजू और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। दरअसल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजू बिना माया को बताए हुए आ गया था, वो तो उसने अभी फोन पर बताया कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ अर्जुन के गांव पर। लेकिन क्योंकि वो पहले बिना बताए आया तो माया को उसकी बड़ी चिंता होने लग गई थी और उसको ये लगा कि किसी ने राजू को किडनैप कर लिया है और इन सब चीजों के चक्कर में उसने लिखा दी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट। अब ये सब जानने के बाद राजू भी हैरान होता है कि पुलिस का मामला क्यों ऐड कर दिया तुमने इसमें। हालांकि राजू भी चाहकर कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हम विकास को देखते हैं जो कि पूरे गांव में किसी आदमी को ढूंढ रहा है। अब दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि विकास जिस आदमी को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राजू है। असल में पता है क्या, विकास ये सब कुछ माया के कहने पे कर रहा है, क्योंकि माया ने कुछ दिनों पहले ही विकास को राजू के गुम होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। लेकिन फिलहाल विकास को इस बात का अंदाजा नहीं है कि माया को राजू वापस मिल चुका है, मतलब माया को राजू के बारे में पता चल चुका है कि वो जिंदा है और अर्जुन के गांव पे है। इसीलिए तो विकास पागलों की तरह पूरे गांव में राजू की तलाश करने में लगा हुआ है कि ये गया तो गया कहाँ गया। फिर हम घर में अर्जुन को देखते हैं जो कि आत्मा के कारण अंदर से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि कैसे भगाऊं इस आत्मा को। कोई भी रास्ता उसको दिखाई नहीं देता आत्मा को भगाने का और आखिर में हमेशा के लिए वो ये घर छोड़कर जाने का फैसला करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लालच में आकर वो अपने परिवार की जान को खतरे में नहीं डाल सकता दोस्तों। और जब वो अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जाने वाला होता है, इतने में उधर अचानक से मोहन आ जाता है। वहाँ बातों ही बातों में मोहन अर्जुन को रोकते हुए कहता है कि अगर आप कुछ दिन गांव में रुक जाओगे तो मैं जल्दी आपके दादाजी की प्रॉपर्टी आपके नाम करवा दूंगा। फिर से अर्जुन के दिमाग में आ जाता है लालच कि चलो 2-4 दिन और देख लेते हैं, और इस तरह वो घर में रुकने को हो जाता है तैयार। अब आगे भी वो मोहन के साथ बैठकर और चीजें डिस्कस करता है। उसी समय नेहा कुछ अपना जरूरी काम कर रही होती है तो अर्जुन को आवाज देती है। जैसे ही अर्जुन नेहा की बात सुनने के लिए पीछे घूमता है, इतने में मोहन एकदम से कहीं गायब दोस्तों, और फिर उसको लगता है शॉक। उसे ये समझ नहीं आता ये मोहन कहाँ गायब हो गया। हालांकि फिलहाल तो अर्जुन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ टाइम के बाद हम गोपाल को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा है, और तभी उस रेस्टोरेंट में गोपाल की मुलाकात होती है राजू से। साथ ही दोनों आपस में बैठकर नॉर्मल चीजें डिस्कस करते हैं। बातों ही बातों में गोपाल देखता है कि राजू बड़ा निराश लग रहा है। कहता है क्या हो गया तुम्हें, जिसपे राजू सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ अर्जुन नाम के आदमी को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। क्या तुम जानते हो अर्जुन को? जानते हो तो क्या मुझे उसके पास लेकर जा सकते हो? अब गोपाल उसकी बातें सुनने के बाद उसकी मदद करने का फैसला करता है। आखिर में उसको लेके जाता है अर्जुन के घर पे। इसी बीच हम अर्जुन को भी देखते हैं जो कि अपने दादाजी के साथ अकेले में बैठकर कुछ बातें कर रहा है। और बात करते समय अर्जुन अचानक से अपने दादाजी से निराश होकर कहता है कि दादाजी मैं कुछ दिनों के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अभी नहीं, मतलब कुछ दिनों के बाद जा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद उसके दादाजी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अर्जुन ये घर छोड़कर कहीं जाए। इसलिए वो तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और पता है क्या, हाथ पकड़ते ही अर्जुन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ जाती है। अब वो काफी अलग तरीके से बर्ताव करने लगता है, जिसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जरूर अर्जुन के अंदर फिर से कोई आत्मा आ गई है। इसके बाद राजू को देखते हैं, और दोस्तों कुछ देर सफर करने के बाद राजू आखिरकार पहुंच जाता है अर्जुन के घर पे। वहाँ वो अर्जुन से पैसे मांगने लगता है, लेकिन अर्जुन को उसी समय राजू की बातें सुनकर अंदर से और गुस्सा आ जाता है कि मैं पहले से इतनी मुसीबत में हूँ, इसको पैसे चाहिए। वो राजू को बहुत मारने लग जाता है, जिससे फिर होना क्या था, दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। और यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये सब कुछ उस बुरी शक्ति का असर है दोस्तों। उस बुरी शक्ति ने अर्जुन के शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, इसलिए वो इस बात पे लड़ने को तैयार हो गया है। वहीं नेहा और सीमा भी ये देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि अर्जुन को बार बार हो क्या रहा है। कभी जंगल में मांस खा रहा है, कभी इस तरह बर्ताव कर रहा है। वो दोनों उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मानता अर्जुन, और आखिर में अर्जुन राजू को जान से मार देता है दोस्तों।
सभी शौक। सीमा और नेहा तो सुन बिल्कुल। कुछ देर के बाद आता है अर्जुन को होश, और जब वो राजू को अपने सामने मरा हुआ देखता है तो उसको तो बिल्कुल अटैक्स आ जाता है कि ये क्या हो गया। उसको ये नहीं पता कि राजू को मैंने मारा, वो यही सोचता है कि इसको मारा किसने। और फिर नेहा अर्जुन को राजू की मौत के बारे में सब बताती है कि इसको तुम नहीं मारा। अर्जुन को तो पहले यकीन नहीं होता, वो दुखी हो जाता है कि मेरे अंदर ये क्या चीज आ रही है जो मुझसे ये चीजें करवा रही है। अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी बेकसूर आदमी को इस तरह जान से मार देगा। उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन वो गलती उसने करी नहीं, उससे करवाई गई। जो भी आत्मा उसके अंदर आई थी उसने करवाई। अब आगे दोस्तों, अर्जुन, सीमा और नेहा राजू की लाश के सामने बैठे होते हैं। इतने में कोई आदमी बाहर से उनके घर का दरवाजा खटखट करता है। सभी घबरा जाते हैं क्योंकि अभी तो उनको लाश को ठिकाने लगाना है। उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि अगर गलती से भी किसी को पता चला तो बस जेल के अलावा कुछ नहीं होगा इनको। डर के मारे वो लाश को एक कमरे में छुपा देते हैं। तो जैसे अर्जुन लाश को छुपाने के बाद दरवाजा खोलता है ना, वहाँ उसके सामने गोपाल और विकास खड़े दिखाई देते हैं। असल में विकास तो अर्जुन के घर पे राजू के बारे में पूछताछ करने के लिए आया है, जहाँ पूछताछ करते समय अर्जुन साफ कह देता है कि मैं तो राजू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ विकास को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए विकास शक के आधार पे अर्जुन के घर की पूरी तलाशी लेने लग जाता है। और फिर तलाशी करते करते विकास को अर्जुन के कमरे में राजू की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको देखते विकास समझ जाता है कि जरूर अर्जुन ने ही राजू का खून किया होगा, वरना राजू की लाश इस घर में कैसे आ सकती है। विकास को बड़ा गुस्सा आता है अर्जुन पर, और गुस्से में विकास अर्जुन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता है। सभी घबरा जाते हैं, नेहा, सीमा, अर्जुन सभी। वो विकास से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन दोस्तों ये तो कोई माफी मांगने का वो थोड़ी है, मर्डर हो गया है। हालांकि विकास एक शर्त पर उसे माफ करने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। और फिर अर्जुन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, वरना वो जेल जाएगा। लेकिन अभी भी कैसे भी करके राजू की लाश को ठिकाने लगाना है इन लोगों को, वरना सभी लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए अर्जुन और अब खुद विकास भी जल्दी से राजू की लाश के पास जाने लग जाते हैं। और जब वो राजू की लाश को अपने साथ लेकर जाने ही वाले होते हैं, उसी समय अर्जुन और विकास को दादाजी की लाश एक कमरे में पड़ी हुई दिखाई देती है। हाँ दोस्तों, दादाजी की लाश। दोनों बिल्कुल हैरान, दोनों क्या सभी हैरान कि दादाजी को किसने मारा, इनकी मौत कब हुई। सभी बिल्कुल शॉक। लेकिन यहाँ पर फिर से विकास को लगता है कि जरूर अर्जुन ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने दादाजी को मार दिया होगा। विकास को बड़ा गुस्सा आता है अर्जुन पे दोबारा, क्योंकि एक के बाद एक लाश निकली जा रही है अर्जुन के घर से। हालांकि अर्जुन उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैंने नहीं मारा दादाजी को, लेकिन विकास नहीं सुनता उसकी। अब वो फिर से उसको इस बात पे धमकाने भी लगता है। तो अर्जुन के भी हालत खराब हो जाते हैं कि करूं तो करूं, क्या करूं। तो फिर घबराहट के मारे वो कहता है कि विकास को कहता है वो कि जो तुम बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। तो विकास अब इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन से सारी मांगे पूरी करवा लेता है अपनी। और आखिर में विकास अर्जुन से कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनकर वो और हैरान। यहाँ पे पता चलता है कि काफी दिनों से विकास की गंदी नजर नेहा के ऊपर है, इसीलिए वो कहता है एक काम करो ना, अपनी पत्नी को बस एक रात के लिए मेरे पास आने दो। अर्जुन तो बौखला जाता है उसकी बातें सुनकर, और सीधे विकास पे हमला कर देता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे भी। दोनों में होती खतरनाक लड़ाई, जहां आखिर में विकास अर्जुन को कैसे भी एक कमरे में बंद कर देता है, और अर्जुन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता विकास का। तो दोस्तों, जैसे विकास नेहा के साथ बदतमीजी करने के लिए उसके पास जा रहा होता है, अचानक से अर्जुन के अंदर अपने दादाजी की आत्मा आ जाती है, और अचानक से बहुत ही ज्यादा शक्ति आ जाती है उसके अंदर। फिर तो अर्जुन गुस्से में विकास को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है कि वो कभी भी किसी औरत के बारे में ऐसा ना सोचे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं होता। वो नेहा को जबरदस्ती अपने साथ एक ऐसे कमरे में लेके जाता है जिधर पहले से सभी तंत्र मंत्र की चीजें रखी हुई है। साथ ही उधर अर्जुन नेहा के ऊपर काला जादू करने लगता है, और ये सब देखकर नेहा तो घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अर्जुन मेरे साथ करने क्या वाला है। अब यहीं से दोस्तों मूवी जाती है पास्ट में, जहाँ पास्ट में हमें अर्जुन के डैड को दिखाते हैं, उसके पिता को। और यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन के पिताजी कोई और नहीं बल्कि श्याम थे। हाँ दोस्तों, वही श्याम, मूर्ति वाला श्याम। श्याम को उस मूर्ति की सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने मूर्ति का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पर इसके बाद भी श्याम के मन का लालच बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। उसके अंदर थोड़ा और लालच आ जाता है, क्योंकि वो उस मूर्ति के जरिए और बड़ा आदमी बनना चाहता है। मगर हाँ, इस काम के लिए श्याम को अपने बेटे की बलि देनी थी, वरना वो चाहकर भी बड़े आदमी नहीं बन पाता। तो इसलिए श्याम इस बारे में बात करने के लिए अपनी पत्नी राधा के पास जाता है। तो राधा को तो बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। वो मना कर देती बिल्कुल भी। अब श्याम बड़ा परेशान कि कैसे करूं। इसी टेंशन के मारे उसे कुछ समझ नहीं आता, और तब उसके दिमाग में आता है एक आइडिया। असल में श्याम अपनी पत्नी के गर्भ में पल रही अपनी दूसरी औलाद की बलि चढ़ाने के बारे में सोचता है, और इस काम में श्याम के पापा भी उसकी मदद करने का फैसला कर देते हैं। यानी कि
अपने अर्जुन के दादाजी। जिसके बाद रात के समय वो दोनों राधा को बहला फुसलाकर अपने साथ एक जगह पे लेके जाते हैं और वहाँ वो राधा पे जबरदस्ती काला जादू करने लगते हैं श्याम के पापा यानी कि अर्जुन के दादाजी। राधा अंदर से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। डर के मारे राधा अपनी जान बचाकर वहाँ से तुरंत भागने की सोचती है और फिर श्याम भी राधा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तो जैसे ही श्याम राधा को पकड़ने वाला होता है तभी राधा श्याम से बचने के लिए उस पे हमला कर देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद वो जगह हमेशा के लिए राधा छोड़ देती है। उस दिन के बाद वो अपने बेटे के साथ कहीं दूर जाकर बसने लगी, जहाँ पहले तो राधा की जिंदगी ठीक चल रही होती है, लेकिन आगे राधा को एक बहुत ही भयानक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से राधा की भी हो जाती मौत। वहीं दूसरी तरफ श्याम के पापा को दिखाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो हार नहीं मानते। श्याम के पापा को कैसे भी उस शैतान को खुश करना है, इसीलिए वो अपनी बेटी के होने वाले बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं। पर इसके बावजूद भी वो शैतान उस बलि को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि शैतान को चाहिए उनके होने वाले पोते की बलि, लेकिन पोता तो फिलहाल है नहीं, वो तो राधा चली गई थी अपने साथ लेकर। इसी वजह से श्याम के पापा का ये सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। अब दोस्तों प्रेजेंट में हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी की बलि चढ़ाने जा रहा है। तो उसी समय एकदम से उधर राधा की आत्मा आ जाती है। राधा की आत्मा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन अपनी माँ की बात नहीं मानता और आखिर में अपनी पत्नी के पेट में चाकू मार देता है, जिस वजह से नेहा के पेट से आता है बहुत खून और यहाँ तक कि उसकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अर्जुन ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू क्यों मारा, तो जवाब आगे है। इतने में हम नेहा को देखते हैं जो कि दर्द में बेचारी तड़प रही है। तभी वहाँ पर विकास आता है और विकास नेहा की ऐसी हालत देखकर और घबरा जाता है, क्योंकि अगर उसको सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो कोई भी चाहकर उसे बचा नहीं पाएगा। इसीलिए वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाता है। साथ ही विकास अर्जुन को भी राजू की हत्या करने के जुर्म में अरेस्ट करता है, जिससे अर्जुन की जिंदगी अब हमेशा कैद में रहेगी, क्योंकि उसको उम्र कैद होने वाली है। फिर दोस्तों हॉस्पिटल में डॉक्टर नेहा के बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं बचा पाते। बेचारी नेहा को बहुत दुख होता है, बहुत रोती है वो। वहीं पुलिस स्टेशन में हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अंदर से निराश लग रहा है। उसकी निराशा का कारण कोई और नहीं बल्कि वो शैतान है। और यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन को उस शैतान के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिस कारण अर्जुन इस बारे में बात करने के लिए गाँव के पंडित जी के पास जाता है, जहाँ पंडित जी अर्जुन को उस शैतान से बचने का एक उपाय बताते हैं। तो उपाय सुनकर तो अर्जुन भी पहले हैरान होता है। असल में उस शैतान को जिंदा होने के लिए अर्जुन के बच्चे की खून की बलि चाहिए थी, इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चे की बलि देनी होगी, लेकिन बलि देते समय तुम्हारी पत्नी का खून उस पूजा पाठ की जगह पर नहीं गिरना चाहिए, वरना वो शैतान कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस पर अर्जुन भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने होने वाले बच्चे की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अपने बच्चे की बलि चढ़ाते समय गलती से नेहा का खून उस पूजा पाठ के स्थान पे गिर जाता है, जिस वजह से वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। लेकिन अब आगे क्या होगा, अर्जुन उस शैतान से छुटकारा कैसे पाएगा, ये तो मुश्किल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर डायरेक्टर ने मूवी खत्म कर दी। अगले पार्ट का हिंट दे रखा है, बाकी देखते हैं कब तक आता है। यार ऐसे ही अचानक से एंडिंग क्यों कर देते हैं मूवी की, एंडिंग बहुत बेकार थी यार, मतलब आधी अधूरी छोड़ दी। खैर जो भी है दोस्तों, हमने आपके सामने पेश कर दिया। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए एक और शानदार मूवी तैयार है, ये रही आपकी स्क्रीन पे, जरूर क्लिक करिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।